जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ ही लिया था कि हमने पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितनी भी केमिस्ट्री आती है, जो भी टॉपिक्स आते हैं, हमने वो सारे टॉपिक्स जो थे वो कल देख लिए थे। बेसिकली हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना भी केमिस्ट्री पोर्शन आता है उसका सिलेबस कल हमने देख लिया था। तो आज हम उसी सिलेबस में से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका मैटर या फिर पदार्थ। तो आज हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आज हम फर्स्ट जो है वो बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसको हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। तो एक्चुअल में ये जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, ये जो शब्द है केमिस्ट्री शब्द या फिर रसायन विज्ञान, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति का मतलब ये है कि ये कैसे आया था, ओरिजिन क्या था इसका। तो ये जो शब्द है वो मिस्र से आया था या फिर इजिप्ट से आया था। ये जो शब्द था वहां पर से कैसे आया कि वो लोग एक कीमिया वर्ड यूज करते थे। क्या वर्ड यूज करते थे? कीमिया। अब वो कीमिया वर्ड क्यों यूज करते थे? वो लोग इस कीमिया वर्ड को काले रंग के लिए यूज करते थे। ठीक है, किसके लिए यूज करते थे? काले रंग के लिए। अब वो काला रंग भी वो किस काले रंग के लिए यूज करते थे? तो वहां पर पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसको वो कैमी बोलते थे, ठीक है, उसके लिए वो लोग ये काला रंग यूज करते थे। और उस काले रंग को वो क्या बोलते थे? वो कीमिया बोलते थे। तो इजिप्ट से ये जो वर्ड है केमिस्ट्री, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद ये लोग जब इस केमिस्ट्री को या जब रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे उस समय पर मिस्र के लोग, तो वो इसे केमिस्ट्री नहीं बोलते थे, वो इसे बोलते थे कैमिटैकिन। क्या बोलते थे? कैमिटैकिन। उस समय पर ये लोग मिस्र में जब केमिकल्स की, जब केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे, तब इसे ही केमिस्ट्री नहीं बोलते थे। ये क्या बोलते थे? इसे कैमिटैकिन बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ आया कि जो केमिस्ट्री है या जो रसायन विज्ञान है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? वो मिस्र से हुई है, इजिप्ट से हुई है। और ये जो शब्द है वो क्यों यूज किया गया? वो कीमिया के लिए यूज किया गया। अब ये कीमिया क्या है? ये कीमिया काले रंग को बोला गया। वहां पर जो काला रंग है उसको कीमिया बोला गया। अब ये कीमिया क्यों यूज किया गया? ये कीमिया वहां की काली मिट्टी के लिए यूज किया गया, जिसको कैमी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ वहां पर उस समय पर इजिप्ट में जो रसायन विज्ञान का अध्ययन होता था, जो केमिस्ट्री का स्टडी होता था, उस स्टडी को वो लोग वहां पर कैमिटैकिन बोलते थे। तो इस तरीके से यहाँ तक आई होप आपको उसका बेस समझ आया होगा। एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है आपका कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है या फिर रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान की जो जनक है वो है एंटोनी लावोशियर। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री या फिर रसायन विज्ञान के जो जनक है वो है आपके एंटोनी लावोशियर। तो अब बात करते हैं कि प्राचीन स्थितियों में जो रसायन विज्ञान था वो एक्चुअली किस तरीके से जाना जाता था। तो प्राचीन स्थितियों में जो भारतीय थे और जो यूनानी थे, जो ये भारतीय थे और ये जो यूनानी लोग थे, वो ये कहते थे कि जो हमारी प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, उसमें जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जो भी प्रत्येक वस्तुएं हैं, वो सब 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? 5 तत्वों से। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, ये आप एक शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। और वो शॉर्ट तरीका है ये वर्ड भगवान। ठीक है, सबको भगवान शब्द तो सबको पता है, हमारे भगवान जी। तो ये भगवान शब्द जो है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। किस तरीके से? भ का मतलब हो गया भू, ग से हो गया गगन, व से हो गया वायु, और आ का डंडा, इससे हो गया अग्नि, और ना से हो गया नीर या फिर आप इसको बोलते हैं जल। तो ये जो प्राचीन में जो भारतीय और जो यूनानी थे, वो ये कहते थे कि हमारी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? जमीन, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इसके बाद एक और ऋषि आए जो कि थे भारत के ही, भारतीय ऋषि थे, जिनका नाम था कणाद, ऋषि कणाद। ऋषि कणाद ने ये बोला था कि जो हमारी प्रकृति में सारे पदार्थ पाए जाते हैं या जो भी सभी पदार्थ पाए जाते हैं, वस्तुएं पाई जाती हैं, वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। इससे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। और उन कणों का नाम ऋषि कणाद ने परमाणु दिया था।
क्या दिया था? परमाणु। तो भारत में सबसे पहले ऋषि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका रसायन विज्ञान है या फिर ये जो आपका केमिस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो शॉर्ट तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से ये डेफिनेशन लगता है या किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है। तो रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। यह आपसे कहता है कि जो पदार्थ हैं उनके बारे में रसायन विज्ञान में पढ़ा जाएगा। पदार्थ में भी उनका क्या पढ़ा जाएगा? हम पदार्थ के भी गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थों के गुण। गुण जिनको हम इंग्लिश में प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये दो तरीके की होती हैं प्रॉपर्टीज जो होती हैं। वो होते हैं एक तो भौतिक गुण जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड सेकंड होते हैं आपके रासायनिक गुण जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप इसके अंदर पदार्थ के गुण पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आप रसायन विज्ञान में पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के गुण पढ़ते हैं। उसके बाद आप उसका संगठन पढ़ते हैं कि ये एक्चुअल में किस किस से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल जल, और जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो अब आपसे इसका संगठन पूछा जाए, मतलब ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो ये हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ये इसका कॉम्पोजिशन है या फिर इसका संगठन है कि इस तरीके से इससे मिलकर बना हुआ है। ये कितने अनुपात में है, ये 2:1 में है, किस तरीके से ये जो है वो इसका संगठन कहलाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इसकी संरचना कैसी है। ये जो कंपाउंड आपने देखा है H2O आपने देखा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रहता है, किस तरीके से ये इसके साथ बंध बनाते हैं, किस तरीके से ये रहते हैं, कितने एंगल पे रहते हैं, वो सब हम इसकी संरचना में पढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट आता है इसमें परिवर्तन, कि अगर आपने कोई पदार्थ में कोई क्रिया कराई है तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। अगर मैं जल के अंदर कुछ और केमिकल मिला देती हूँ तो उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसकी परिभाषा आपसे ये कहती है कि रसायन विज्ञान में आप पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका पदार्थ या फिर आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट तरीके से एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में पदार्थ होता क्या है। ये शॉर्ट तरीका है, इससे आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। तो एक्चुअल में जो पदार्थ है उसको अगर हमने वर्गीकृत किया, अगर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया तो वो दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक भौतिक वर्गीकरण या इसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और एक रासायनिक वर्गीकरण जिसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद ये जो आपका भौतिक वर्गीकरण है वो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में चेंज हो जाता है या 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत हो जाता है, और वो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस। ये आप सबको पता है, ठोस मतलब कि सॉलिड एंड द्रव मतलब कि लिक्विड। इसके बाद गैस मतलब कि गैस, ठीक है। तो ये 3 पदार्थ की अवस्थाओं में ये जो भौतिक वर्गीकरण है ये चेंज होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ठोस, द्रव और गैस को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, भौतिक आधार पर या फिर रासायनिक आधार पर। तो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? भौतिक आधार। इसके बाद हम रासायनिक आधार पर या रासायनिक वर्गीकरण अगर करते हैं तो जो पदार्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक शुद्ध पदार्थ में मतलब कि प्योर मैटर में, और एक आपका मिश्रण में या फिर मिक्सचर बोलते हैं इंग्लिश में हम इसे। इसके बाद आपका ये जो शुद्ध पदार्थ है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है आपका तत्व में जिसको हम इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका यौगिक में जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसके बाद ये जो तत्व है या फिर जो एलिमेंट्स है वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला है आपका धात्विक या फिर मेटालिक, इसके बाद आपका अधात्विक नॉन मेटालिक। इसके बाद आता है आपका यौगिक। ये जो आपका यौगिक है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा? कार्बनिक या जिसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक बोलते हैं, अकार्बनिक जिसको हम इंग्लिश में इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ये जो आपका सबसे पहली बात, ये जो आपका रासायनिक वर्गीकरण था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, किस किस में? शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में। इसके बाद ये जो आपका शुद्ध पदार्थ था वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, किसमें? तत्व में, एलिमेंट में, यौगिक में, कंपाउंड में।
इसके बाद ये जो आपका तत्व है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आपका जो यौगिक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तत्व आपका डिवाइड हो गया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में, मतलब कि धात्विक और अधात्विक में। यौगिक आपका डिवाइड हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक में, ठीक है। इसके बाद जो आपका मिश्रण है, मिश्रण ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, समांगी और विषमांगी। इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका पदार्थ है वो वर्गीकृत हो जाता है। तो आज आपने ये पदार्थ का वर्गीकरण देखा है और आज हम इसको भौतिक आधार पर या भौतिक वर्गीकरण के आधार पर इसकी तीनों अवस्थाओं को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों को भी कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके रासायनिक वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो अब अपने जो पदार्थ है उसका भौतिक वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर आपको पता है पदार्थ की तीन अवस्थाएं दी गई हैं, ठोस जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, लिक्विड जिसको हम द्रव बोलते हैं और गैस जिसको हम गैस ही बोलते हैं। तो इन तीनों के बीच का डिफरेंस हम शॉर्टकट पता कर लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। तो ठोस वो होता है जिनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित, ठीक। दूसरी चीज, इनका आयतन भी कैसा होता है, इनका आयतन भी होता है निश्चित, ठीक। इसके बाद द्रव की बात करें तो द्रव का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित। इनका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता, इनका आकार अनिश्चित होता है। और इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। बचपन से पढ़ते आए हो कि पानी को जिस बर्तन में डाल दोगे वो उसी का आकार ले लेगा, तो इसका मतलब आकार कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। अगर घर में पानी लेते हो उसको बॉटल में डालते हो तो वो बॉटल की शेप में आ जाता है, अगर आप उसे ग्लास में डालते हो तो ग्लास की शेप में आ जाता है। पर पानी 1 लीटर था तो 1 लीटर ही रहता है, कम नहीं होता है। तो उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसके बाद अगर हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है कि गैस में इसका आकार और इसका आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं, कोई आकार और आयतन नहीं है इनका, दोनों ही ये अनिश्चित होते हैं। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में लकड़ी ठोस होती है, द्रव में जल की बात कर सकते हैं आप, गैस में हवा, ठीक है। एक डिफरेंस तो इनके बीच का ये है। एक और डिफरेंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंस है आपका अंतरा आणविक बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम स्थान की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो जाएगा, अगर हम बल की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में इनका जो अंतरा आणविक बल होता है या ठोसों में जो अंतरा आणविक बल या फिर मैं ये कहूँ स्थान जो होता है इनका वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो इनका बल है, बल तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। इनका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल का मतलब ये है कि एक दूसरे को जो बांध के रखते हैं, खींच के रखते हैं, वो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ खींच कर रखते हैं। मतलब कि अगर हमने एक बॉक्स लिया और एक बॉक्स के अंदर हमने बहुत सारे पार्टिकल्स भर दिए तो वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। उनके बीच में जो गैप होता है वो गैप बहुत ही कम होता है, वो जो स्पेस होता है इनके बीच का वो बहुत कम होता है। और बहुत कम स्पेस क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे को इतना टाइटली पकड़ कर रखते हैं, इतना ज्यादा फोर्स लगाते हैं कि एक दूसरे से दूरी नहीं हो पाते और इसी वजह से इनका जो आकार होता है वो निश्चित हो जाता है, आयतन जो होता है वो निश्चित हो जाता है। इनके आकार के निश्चित होने का रीजन है इनके बीच का लगने वाला अंतरा आणविक बल। इनका अंतरा आणविक बल इतना ज्यादा होता है, एक दूसरे को इतना टाइटली पकड़ कर रखते हैं कि एक दूसरे से दूर ही नहीं जा पाते, और दूर नहीं जा पाते तो साथ में चिपक कर रहते हैं और ठोस में आ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में ये जो आपका अंतरा आणविक स्पेस होता है या फिर ये जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये जो फोर्स है वो ठोस की अपेक्षा कम हो जाता है। ठोस की अपेक्षा जो आपका बल है वो हो जाता है कम, और जो आपका स्थान है, जो अंतरा आणविक स्पेस है वो हो जाता है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर बल ज्यादा था और स्पेस कम था, इसमें अपोजिट हो गया। इसमें जो ये बल है, जो ये एक दूसरे से बल लगाएंगे वो बल ठोस की अपेक्षा कम लगाएंगे।
बल तो लगाते हैं एक दूसरे के साथ, तभी तो एक जगह पे एक बर्तन में एक साथ रखे हुए हैं, बल लगाते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम लगाते हैं। और ये जो इनका स्पेस है इनके बीच का वो ज्यादा होता है। इनके बीच में जो स्पेस है वो ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होता है। ये जो इनके बीच का जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इनके बीच, ये गैप जो होता है इनके बीच वो ठोसों की अपेक्षा ज्यादा होता है, और बल जो है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है। इसके बाद हम गैस की बात करें तो गैस में ये जो बल होता है वो बिल्कुल हम ये बोल सकते हैं कि नगण्य मात्र होता है, मतलब ठोस से बहुत ही कम। आप ये समझ लीजिए कि द्रव से ही जब इतना ज्यादा कम है तो ठोस से तो उसका कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। तो इनका जो बल होता है वो बहुत ही कम या फिर नगण्य के बराबर होता है, बहुत कम बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। और जो इनका स्पेस होता है, जो स्थान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा दूरी पर रहते हैं, बहुत ज्यादा दूरी पर रहते हैं, इसीलिए तो ये उड़ते रहते हैं, इसीलिए तो ये गैसीय स्टेट में है, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये जो इनका बल है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर आपके ये तीन डिफरेंस जो कि मेन डिफरेंस है और जो कि एग्जाम में आते हैं, वो तीन डिफरेंस आपके कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ आपका पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान के फादर कौन है, और पदार्थ के वर्गीकरण क्या है, और उस वर्गीकरण में भी आज हमने भौतिक वर्गीकरण पढ़ा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल हम इसका या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रासायनिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। टिल देन, गुड बाय।